सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल फिट किया जाए और उसके अंदर एक और छोटा सर्कल हो और आखिर में एक स्क्वायर डाल दिया जाए तो सुनने में ही चक्कर आने लगता है ना। सुनने में ये एक मैथमेटिकल नाइटमेयर लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारे आकारों को एक भूल भुलैया में डाल दिया हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सभी आकारों का आपस में एक डायरेक्ट अनब्रेकेबल कनेक्शन है। एकदम सॉलिड सिमेट्री। एग्जैक्टली एक ऐसी सिमेट्री है जिसे समझने के बाद ज्योमेट्री का डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हम एलीट ट्रायंगल masterclass.ppt के एक एक राज खोलने वाले हैं और ये बहुत जरूरी डिस्कशन है विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल, ये मास्टर क्लास ट्रायंगल्स और सर्कल्स के फॉर्मूलाज, उनके प्रूफ्स और एग्जाम वाले शॉर्टकट से भरी हुई है। अक्सर लोग ज्योमेट्री से डरते हैं, पर आज की इस चर्चा में हम इन कॉम्प्लेक्स लगने वाली शेप्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हाँ, और इस डीप डाइव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ सिर्फ फॉर्मूलाज का रट्टा नहीं लगाया जाएगा। मेरा वादा है कि हम एक एक स्लाइड, एक एक कॉन्सेप्ट की इतनी गहराई में जाएंगे, मतलब उसके मीनिंग, रीजन और वर्किंग को इतना खोलेंगे कि एग्जाम का कोई भी सवाल इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता। क्या बात है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। यहाँ इस स्लाइड का टाइटल है ज्योमेट्री मास्टर क्लास ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स अनलॉक्ड और सब टाइटल में लिखा है 100% कॉन्सेप्ट कवरेज। और स्लाइड पर वही कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सब एक दूसरे को काट रहे हैं। काफी इंटिमिडेटिंग है। देखिए, ये डायग्राम डराने के लिए नहीं बल्कि एक कनेक्शन दिखाने के लिए है। यहाँ जो टीचर नोट है वो इस स्लाइड का असल उद्देश्य बताता है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि आज ट्रायंगल्स का A to Z कवर होगा। ये महज रटने वाली क्लास नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में जाने का एक सॉलिड वादा है। एक बार नींव बन गई तो आगे सब आसान हो जाएगा। सही बात है, बेस स्ट्रांग होना सबसे बड़ा स्टेप है। तो बेसिक शेप्स पर चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। इसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ कॉन्सेप्ट विंडो में लिखा है कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो लेग्स बराबर होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स 45 डिग्री के होते हैं। राइट, 45, 45 और 90। हाँ, और यहाँ एक फॉर्मूला या रेशियो है 1.1√2। मेरा एक सवाल है यहाँ, जब पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो विद्यार्थी सीधा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये अलग से रेशियो याद रखने का क्या फायदा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा आपने। देखिए, अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो बेस 1 और हाइट 1 होने पर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो √2 ही आएगा। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। पर सोचिए, एग्जाम हॉल का प्रेशर, वहां हर एक सेकंड बचाना होता है। इसीलिए इसे डेडली कॉम्बिनेशन कहा गया है। अगर एक साइड दी है तो दूसरे निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। बेस 1 है तो हाइपोटेन्यूज सीधा √2, कैलकुलेशन का टाइम 0 हो जाता है। ओह वाओ, यानी ये एक सुपर शॉर्टकट है। बिल्कुल। तो इस हाइपोटेन्यूज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ टाइटल है एरिया एंड पेरीमीटर फ्रॉम हाइपोटेन्यूज H। यहाँ उसी ट्रायंगल का चित्र है और फॉर्मूला वॉल्ट में लिखा है एरिया इक्वल टू h²/4 और पेरीमीटर है h ब्रैकेट में √2 + 1। ये एरिया वाला h²/4 थोड़ा नया लग रहा है। इसे समझना बड़ा आसान है। इस फॉर्मूला की वर्किंग ऐसे है कि अगर हाइपोटेन्यूज h है तो पिछले रेशियो के हिसाब से बेस और हाइट दोनों h डिवाइडेड बाय √2 हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है तो उसको √2 से डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली। अब ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय h/√2 मल्टीप्लाइड बाय h/√2। नीचे के दोनों √2 मिलकर 2 बन गए और वो पहले वाले हाफ के 2 से जुड़कर 4 बन गए। सही पकड़ा, तो बन गया h² डिवाइडेड बाय 4। ये एग्जाम का एक और सुपर शॉर्टकट है ताकि लंबे रास्ते से ना जाना पड़े। कमाल का लॉजिक है ये। अब एक ऐसी शेप देखते हैं जिसमें सब कुछ परफेक्ट होता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट विंडो बताती है कि इसकी सभी साइड्स और सारे एंगल्स जो 60 डिग्री होते हैं बराबर होते हैं, इसीलिए इसे इक्वी एंगुलर भी कहते हैं। हाँ, और टीचर नोट में इस बात पर जोर दिया गया है कि इक्विलैटरल मतलब सब कुछ इक्वल। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ज्योमेट्री का सबसे बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल आकार यही है। सब कुछ बराबर। बिल्कुल।
इस सिमेट्री की वजह से आगे के फॉर्मूलाज आसान हो जाते हैं। और वो आसानी मुझे अगली स्लाइड में साफ दिख रही है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। यहाँ टाइटल है द ऑल इन वन लाइन एडी। इस ट्राइंगल के टॉप से एक लाइन एडी बेस तक आ रही है और लिखा है कि यही एक अकेली लाइन मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबका काम कर रही है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना? एक लाइन 4 रोल्स कैसे निभा रही है? इसका रीजन वही सिमेट्री है। आम ट्रायंगल्स में ये सारी लाइंस अलग-अलग होती हैं, पर यहाँ सब कुछ इक्वल होने की वजह से जब टॉप से लाइन गिरती है तो वो ट्रायंगल को 2 एकदम बराबर यानी कॉन्ग्रुएंट हिस्सों में बांट देती है। जैसे किसी ने आईने में देख लिया हो। एग्जैक्टली मिरर इमेज। इसीलिए ये 90 डिग्री भी बनाती है और बेस को आधा भी करती है और इसकी लेंथ हमेशा √3/2a होती है। √3/2a, गॉट इट। और इस मिरर इमेज का एक और मैजिक मुझे अगली स्लाइड में दिख रहा है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6, कन्वर्जेंस ऑफ 4 सेंटर्स। मैं इस डायग्राम को देखकर वाकई हैरान हूँ। 4 अलग सेंटर्स, इन सेंटर I, सर्कम सेंटर O, सेंट्रॉइड G और ऑर्थो सेंटर H एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे पसंदीदा थियरी क्वेश्चन है। वेट, सच में? हाँ, सुनने वालों को इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। इन सेंटर अंदर वाले सर्कल का सेंटर है, सर्कम सेंटर बाहर वाले का, सेंट्रॉइड ग्रेविटी वाला पॉइंट है और ऑर्थो सेंटर हाइट्स का इंटरसेक्शन है। तो आमतौर पर ये सब अलग जगह होते हैं। बिल्कुल भटकते रहते हैं, पर यहाँ क्योंकि वो ऑल इन वन लाइन सारी लाइंस का काम कर रही है तो उनका मिलने का पॉइंट भी एक ही होगा ना। ये ओवरलैप उसी परफेक्ट सिमेट्री की वजह से है। लॉजिक एकदम क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को अब फॉर्मूला से जोड़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। यहाँ टाइटल है कोर फॉर्मूलाज। यहाँ हाइट दी है √3/2a और एरिया दिया है √3/4a²। ये तो वही पिछली स्लाइड 5 वाली हाइट लग रही है मुझे। सही कहा। ये वहीं से कॉन्सेप्ट लिंकिंग हो रही है, क्योंकि हर लाइन एक ही है, इसलिए चाहे कोई भी बाइसेक्टर या मीडियन हो, सबकी लेंथ √3/2a ही होगी। और ये फॉर्मूला तो विद्यार्थियों को नींद में भी याद होना चाहिए। नींद में भी याद होना चाहिए, नोट कर लिया। चलिए अब इनके सर्कल्स की बात करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। सर्कम रेडियस r वर्सेस इन रेडियस r। बड़े सर्कल का फॉर्मूला r = a/√3 है और छोटे सर्कल r का फॉर्मूला a/2√3 है। पर यहाँ इनका रेशियो सबसे बड़ा हाईलाइट है, 1.5। और ये रेशियो रटने की जरूरत नहीं है, इसे एक बेसिक रूल से समझते हैं। ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो स्ट्रेट हाइट को हमेशा 2.1 के रेशियो में काटता है। ओह, ऊपर वाला हिस्सा 2 और नीचे वाला 1। एग्जैक्टली। तो ऊपर का बड़ा हिस्सा बड़े सर्कल का रेडियस बन गया और नीचे का छोटा हिस्सा छोटे सर्कल का, इसलिए रेशियो हमेशा 2.1 होता है। और एरिया निकालना हो तो रेडियस का स्क्वायर कर दो तो एरिया रेशियो 4.1 हो जाता है। मतलब बड़ा सर्कल छोटे सर्कल से एरिया में 4 गुना बड़ा है। बिल्कुल। अब ये टेबल देखिए जिसमें ज्योमेट्री का एक अलग ही खेल है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। इसका टाइटल है द स्केलिंग मैट्रिक्स। यहाँ साइड A की लेंथ लगातार बदल रही है। पहले 2 सेंटीमीटर, फिर 2K, फिर 28 सेंटीमीटर और अचानक से एक कॉम्प्लेक्स नंबर 6√6 और उसके आधार पर हाइट और एरिया अपने आप बदल रहे हैं। इस पैटर्न को दिमाग में कैसे डिकोड किया जाए? देखिए, वर्किंग बहुत सिंपल है। हमने देखा कि हाइट होती है √3/2a। इसका मतलब जो भी साइड दी हो उसका आधा करो और उसके आगे √3 लगा दो। अच्छा, तो अगर साइड 28 है तो आधा हुआ 14 और बन गया 14√3। एग्जैक्टली। अब वो मुश्किल लगने वाला 6√6 लेते हैं। इसका आधा क्या होगा? 3√6। सही। अब इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 और √6 इंटू √3 बन गया √18। √18 को तोड़कर लिख सकते हैं 3√2। तो फाइनल आंसर आया 9√2। अरे वाह, ये तो कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट लॉजिक लग गया। यही स्केलिंग लॉजिक एग्जाम में वक्त बचाता है। तो इस टाइम सेविंग टेक्निक को आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। टाइटल है रेडियस एंड एरिया रेशियोज। यहाँ सर्कम सर्कल, ट्रायंगल और इन रेडियस के बीच का डायरेक्ट रेशियो दिखाया गया है, 2:2√3:1। और इनके एरिया का रेशियो
4 पाई रेशियो 3√3 रेशियो पाई है। टीचर नोट में यहाँ सफाई दी गई है कि एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये बेस रेशियो सीधे पूछा जाता है। पर एरिया में पाई का रोल क्या है यहाँ? एरिया का फॉर्मूला याद कीजिए, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है और ट्राइंगल का √3/4 a स्क्वायर। जब हम r, a और r की जगह वो 2, 2√3 और 1 रखते हैं तो इक्वेशंस कटकर यही रेशियो बनाती हैं, 4 पाई, 3√3 और सिर्फ पाई। ओ यानी वेरिएबल सब कट गए और बस रेशियोज बचे। सही, इसे सीधा याद रखना सबसे बेस्ट अप्रोच है। अब आती है इस पूरी मास्टर क्लास की मेरी फेवरेट स्लाइड। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। इसका टाइटल है नेस्टेड ज्योमेट्रीज द रशियन डॉल। जैसे वो लकड़ी की रूसी गुड़िया होती है ना, एक के अंदर एक, वहां सर्कल के अंदर ट्राइंगल, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर। ये डायग्राम देखकर अक्सर विद्यार्थी डर जाते हैं। मैं खुद डर गई थी पहली बार, पर यहाँ फॉर्मूला वॉल्ट का मास्टर फॉर्मूला सब क्लियर कर देता है। एरिया रेशियो लिखा है 4 पाई रेशियो 3√3 रेशियो पाई रेशियो 2। और डर खत्म करने का तरीका यही मास्टर फॉर्मूला है। पिछली स्लाइड में हमने बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल तक का 4 पाई, 3√3 और पाई निकाल लिया था। यहाँ बस उस सबसे अंदर वाले स्क्वायर को ऐड किया गया है, जिसका रेशियो 2 निकल कर आता है। एक ही लाइन में पूरी भूल भुलैया सॉल्व। बिल्कुल। बाहर वाले सर्कल से लेकर अंदर वाले वर्ग तक एक सिंगल फॉर्मूला में सब कवर हो जाता है। तो चलिए उस अंदर वाले स्क्वायर पर डिटेल में बात करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12, स्क्वायर इनसाइड अ सर्कल। यहाँ सिखाया गया है कि सर्कल के अंदर बने स्क्वायर का एरिया रेशियो पाई रेशियो 2 होता है, या फिर इसे 11:7 भी लिखा गया है। ये 11.7 का वर्किंग क्या है? इसको एक बड़ी ही मजेदार पिज्जा एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए एक बिल्कुल गोल पिज्जा है और उसमें से एक स्क्वायर टुकड़ा काट कर निकालना है। अच्छा, पिज्जा। हाँ, तो जब हम रेशियो निकालते हैं वो आता है पाई रेशियो 2। अब पाई की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? 22/7 है ना? हाँ, 22/7। तो इक्वेशन बनी 22/7 रेशियो 2। दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए तो सीधा 11:7 आ जाएगा। एग्जाम में बैठकर पूरी कटिंग करने की जगह बस ये 11.7 याद रख लीजिए। वाकई पिज्जा के एग्जाम्पल से तो दिमाग में एकदम छप गया। अब अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, स्क्वायर इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर PQRS बना है और रेशियो दिया है √3 + 2 रेशियो √3। पर यहाँ टीचर नोट में एक क्लियर वार्निंग दी गई है। हाँ, और ये वार्निंग बहुत सीरियस है। वार्निंग ये है कि इस प्रूफ को एग्जाम में सिद्ध करने में, मतलब डिराइव करने में वक्त बर्बाद नहीं करना है। डेरिवेशन बहुत लंबी है क्या इसकी? बहुत लंबी और उलझन भरी है, इसलिए बिना ईगो दिखाए विद्यार्थियों को ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो सिमेट्री यहाँ तक बहुत परफेक्ट चल रही थी, लेकिन अब आकार बदलने वाला है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। हम स्विच कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज पर। हाँ, और यहाँ कहानी थोड़ी बदलती है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कम से कम 2 साइड्स और 2 एंगल्स बराबर होते हैं। पर एक टीचर नोट है जो बड़ा अजीब लगा मुझे। लिखा है कि हर इक्विलैटरल ट्रायंगल अपने आप में आइसोसेलेस भी होता है। ये सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइसोसेलेस की कंडीशन है कम से कम 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एटलीस्ट 2। राइट। अब इक्विलैटरल में तो 3 इक्वल साइड्स हैं, तो उसने कम से कम 2 वाली कंडीशन तो अपने आप पूरी कर दी ना। हाँ, इसलिए हर इक्विलैटरल एसेंशियली आइसोसेलेस तो होता ही है। ओह, ये तो फिल्टर वाला लॉजिक हो गया। कंडीशन पास्ड। एग्जैक्टली। तो इस सिमेट्री के कम होने का असर उसके सेंटर्स पर क्या पड़ता है वो यहाँ देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15, कोलिनियर सेंटर्स। अब देखिए, पिछली बार स्लाइड 6 में चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर थे, पर यहाँ आइसोसेलेस में वो I, H, G और O एक सीधी लाइन पर आ गए हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। इक्विलैटरल में परफेक्ट सिमेट्री थी तो सब एक सेंट्रल बिंदु पर सिकुड़ गए थे, पर यहाँ आइसोसेलेस में 100% सिमेट्री नहीं होती, सिर्फ 50% होती है। सिर्फ आधी सिमेट्री। हाँ, और वो आधी सिमेट्री उसी लाइन पर होती है जो इक्वल साइड्स के बीच से गिरती है। इसलिए सारे सेंटर्स अब ओवरलैप नहीं करते, बल्कि उस एक सीधी लाइन पर एक के पीछे एक कोलिनियर खड़े हो जाते हैं। एग्जाम के लिए यह अंतर समझना बहुत अहम है। इक्विलैटरल में पॉइंट, आइसोसेलेस में लाइन, याद रहेगा। पर अगली स्लाइड मुझे सच में डरा रही है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, डिराइविंग हाइट एंड एरिया। स्लाइड पर आइसोसेलेस का हाइट फॉर्मूला दिया है और फिर एरिया का लंबा सा फॉर्मूला है
b/4 √4a² - b²। मैं समझ सकता हूँ, इसे देखकर घबराहट होती है। एक फ्रेंडली टीचर होने के नाते मैं कहूंगा, इस लंबे फॉर्मूले को भूल जाइए। भूल जाऊं तो सॉल्व कैसे होगा? ज्योमेट्रिक विजुअल प्रूफ की मदद से। ट्राइंगल के टॉप से लाइन गिराइए, वो बेस b को दो आधे हिस्सों में तोड़ेगी, b/2 और b/2। हाँ, वो आधा हो गया। अब आपके पास एक राइट ट्राइंगल है जिसका बेस b/2 है और हाइपोटेन्यूज a है। बस पाइथागोरस लगाइए और हाइट निकाल लीजिए। हाइट मिलते ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर एरिया निकाल जाएगा। फॉर्मूले को रटने से अच्छा है पाइथागोरस अप्लाई करना। ये हुई ना आसान बात। और इस लॉजिक का डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूज अगली स्लाइड में दिया है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17। ये एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। सवाल में साइड्स हैं 17, 17 और 16। स्टेप्स में बेस को 8 और 8 किया, हाइट 15 निकाली और एरिया 120 आ गया। और यहाँ आता है टीचर नोट का सबसे बड़ा बिग एग्जाम, शॉर्टकट। ओह, ट्रिपलेट्स। बिल्कुल सही। पाइथागोरस लगाकर कैलकुलेशन करने में 2 मिनट खराब हो जाएंगे। पर अगर आपको 8, 15, 17 का फिक्स ट्रिपलेट याद है, तो जैसे ही आपने बेस का आधा 8 देखा और हाइपोटेन्यूज 17 देखा, तो बिना कैलकुलेशन के समझ जाइए कि हाइट 15 ही होगी। सेकंडों में आंसर निकल आया। हाँ, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर 120। सेकंडों का खेल है। ट्रिपलेट्स का वाकई कोई जवाब नहीं। चलिए एक और मैजिक लाइन पर चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्टीट्यूड लाइन। यहाँ बताया है कि जो लाइन अनइक्वल साइड पर खींची जाती है और परपेंडिकुलर होती है, उसमें काफी जादुई प्रॉपर्टीज हैं। ये फिर से वही मिरर इमेज वाली सिमेट्री है। जो लाइन वर्टेक्स से निकलकर अनइक्वल बेस पर 90 डिग्री बनाती है, वो पूरे आकार को 2 एकदम बराबर हिस्सों में तोड़ देती है। मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट राइट ट्राइंगल्स बन जाते हैं। हाँ, दोनों तरफ इक्वल साइड्स का इक्वल प्रेशर है, इसलिए वो लाइन ट्राइंगल को परफेक्टली आधा कर देती है। सही बात है। और इक्वल होने का असर अगली स्लाइड में भी है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, इक्वालिटी ऑफ परपेंडिकुलर्स एंड मीडियंस। यहाँ कॉन्सेप्ट विंडो बता रही है कि जो समान साइज होती हैं, जैसे AB बराबर AC, उन पर खींची गई परपेंडिकुलर लाइंस और मीडियंस भी हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर 2 साइड्स लंबाई में बिल्कुल बराबर हैं, तो उनके ऊपर किया गया कोई भी ज्योमेट्रिकल एक्शन हमेशा इक्वल रिजल्ट देगा। समान साइड पर समान एक्शन। एग्जैक्टली। तो उन पर गिरने वाले लंब यानी परपेंडिकुलर्स और मीडियंस की लंबाई भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब आखिरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेशन। यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट्स को जोड़ा गया है, जिससे अंदर एक और ट्रायंगल बन गया और लिखा है कि ये अंदर वाला नया छोटा ट्रायंगल भी 100% आइसोसेलेस ही होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम का असर है। थ्योरम कहती है कि किसी भी 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन तीसरी साइड के आधी होती है। अच्छा। अब क्योंकि बड़े ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर थीं, तो अंदर वाली उनकी आधी लाइंस भी आपस में बराबर होंगी। और जहां 2 इक्वल साइड्स आ गईं, वो अपने आप आइसोसेलेस बन गया ना। एक चेन रिएक्शन जैसा। चलिए, इसी सटीक लॉजिक के साथ हम प्रेजेंटेशन के एंड पर आ गए हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21, रैपिड फायर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब वक्त है विद्यार्थियों के लिए असली रिवीजन का। तो हमने आज बहुत कुछ देखा। आइसोसेलेस राइट एंगल, इक्विलैटरल की परफेक्ट सिमेट्री, आर और आर का रेशियो और कोलिनियर सेंटर्स। सुनने वालों के लिए मेन टेकअवेज ये है कि बिना ट्रिपलेट याद किए एग्जाम मत दीजिए और रशियन डॉल का 11.7 रेशियो हमेशा याद रखिए। और स्लाइड पर 5 रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ते हैं। नंबर 1, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का साइड रेशियो क्या है? तो वो था 1:1:√2। से दूसरा सवाल, इक्विलैटरल में सर्कम सर्कल और इन सर्कल का एरिया रेशियो क्या है? बड़ा वाला 4 गुना होता है, यानी 4:1। तीसरा, इक्विलैटरल में I, O, G और H कहाँ होते हैं? सिमेट्री की वजह से एक ही बिंदु पर ओवरलैप करते हैं। चौथा सवाल थोड़ा ट्रिकी है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 2√3 है, तो सर्कम रेडियस R क्या होगा? R = A/√3 होता है, तो 2√3 को डिवाइड करेंगे √3 से, तो सीधा 2 आएगा। क्या बात है। और पांचवा, 17, 17, 16 वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? अभी बताया था आपने ट्रिपलेट,
8 और 17 देखा तो हाइट 15 होगी। ब्रिलियंट। रिविजन तो एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले मेरी तरफ से विद्यार्थियों के लिए सोचने पर मजबूर करने वाला एक कंसेप्चुअल सवाल है। बोलिए। हमने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के सारे सेंटर्स एक लंबी लाइन पर आगे पीछे खड़े होते हैं और इक्विलैटरल में सब एक पॉइंट पर आ जाते हैं। तो क्या होगा अगर हम उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो अनइक्वल साइड है उसे धीरे धीरे खींचकर बाकी दो साइड्स के बराबर करते जाएं?